Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 25th July 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about India-UK trade deal. This topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view, also could be useful from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. करंट न्यूज़ ये है कि भारत और यूके ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है। इसको फाइनलाइज कर लिया गया है आफ्टर 3 इयर्स ऑफ फॉर्मल नेगोशिएशन। वैसे तो कई सालों से, लगभग 10 सालों से नेगोशिएशन चल रहे थे, बट 3 साल से तो फॉर्मली नेगोशिएशन चल रहे थे भारत और यूके के बीच में इन ऑर्डर टू फाइनलाइज अ ट्रेड रिलेटेड एग्रीमेंट, जो अब साइन कर लिया गया है, कंक्लूड कर लिया गया है। ये जो भारत और यूके के बीच में ट्रेड डील साइन हुई है, इसमें जो मेन गोल है वो ये है कि साल 2030 तक, यानी कि आने वाले 5 सालों में भारत और यूके के बीच में जो ट्रेड है उसको डबल कर दिया जाए। करेंटली द ट्रेड इज समवेयर क्लोज टू 56 बिलियन यूएस डॉलर्स, उसको डबल से भी ज़्यादा करके लक्ष्य रखा गया है कि 120 बिलियन डॉलर के आसपास ट्रेड को पहुंचा दिया जाए बिटवीन द टू कंट्रीज। ये जो ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया है भारत और यूके के बीच में, इट्स अ हायर लेवल ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये कोई बेसिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जो प्रोविजंस हैं वो तो इसमें हैं ही, साथ ही साथ और भी कुछ एडिशनल प्रोविजंस हैं। दैट इज वाई दिस ट्रेड डील बिटवीन इंडिया एंड यूके इज बीइंग कॉल्ड एज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, सीटा। देखिए, सीटा और बेसिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में अंतर क्या रहता है। सीटा के अंदर देयर इज प्रोविजंस रिगार्डिंग ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, उसमें तो लिबरलाइज तरीके से ट्रेड होगा ही, जो किसी भी नॉर्मल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में होता है कि ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज लिबरलाइज तरीके से होंगे। ये किसी भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में भी होता है, लेकिन सीटा में अपार्ट फ्रॉम लिबरलाइज ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज देयर आर प्रोविजंस विथ रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन। कि मान लीजिए यूके का कोई इन्वेस्टर भारत में कोई इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसके इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोविजंस होंगे। लेबर मोबिलिटी, भारत के प्रोफेशनल्स वर्कफोर्स यूके में जाके काम कर सकें, यूके के वर्कफोर्स भारत में आके काम कर सके। रेगुलेटरी कोऑपरेशन, मतलब कोई भी कस्टम रिलेटेड क्लियरेंसेज है तो टाइम बाउंड फैशन में हो पाए, पेपरलेस तरीके से, डिजिटलाइज तरीके से हो पाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एरियाज में कोऑपरेशन, तो ये तमाम चीजें और होती हैं ओवर एंड अबव सिंपली liberalized trade in goods and services if CETA is signed between the two countries. तो आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन। भारत और यूके के बीच में जो ट्रेड डील साइन हुआ है, इट्स अ हायर लेवल ऑफ एफटीए, जिसको कहा जा रहा है सीटा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट। बेसिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जो होता है वो तो इसमें है ही, दैट इज बेसिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जो होता है लिबरलाइज ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। उसके अलावा सीटा में इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन, लेबर मोबिलिटी, रेगुलेटरी कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी बातें हैं। अगर एग्जैक्ट बातें देखी जाए कि क्या क्या प्रोविजंस हैं विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया यूके ट्रेड डील, कहाँ पे क्या क्या बातें की गई हैं, तो टैरिफ रिडक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेड इन गुड्स की बातें की गई हैं। फॉर एग्जांपल, जो इंडियन प्रोडक्ट्स यूके में भेजे जाते हैं, लगभग 99% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट टू यूके विल हैव नाउ ड्यूटी फ्री एक्सेस। उसमें कोई हमें वहां पे इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देना पड़ेगा, मतलब टैरिफ रेट्स हमें नहीं देना पड़ेगा। उसके अलावा जो मेन एरियाज जहां पे भारत के एक्सपोर्ट को फायदा होने वाला है वो है टेक्सटाइल, अपैरल, जेम्स, ज्वेलरी, क्योंकि यही सारी चीजें हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं यूके के अंदर। लेदर, इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, मरीन प्रोविजंस, मरीन प्रोडक्ट्स। टी को मैंने बोल्ड इसलिए किया है क्योंकि टी आसाम से खूब एक्सपोर्ट होता है यूके में। अब उसको ड्यूटी फ्री जब एक्सेस मिलेगा यूके के अंदर, यहाँ पे जब टैरिफ रेट्स नहीं देने होंगे, तो नाउ टी का एक्सपोर्ट और बूस्ट होगा, जिससे लोकल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, लोकल आसाम की इकोनॉमी को फायदा हो सकता है। उसके अलावा कॉफी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस्ड फूड्स, दीज प्रोडक्ट्स विल नाउ बी एक्सपोर्टेड टू यूके, दैट टू इन ड्यूटी फ्री मैनर। तो बेसिकली लगभग 99% तक, 99% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट टू यूके विल हैव नाउ ड्यूटी फ्री एक्सेस, चाहे वो टेक्सटाइल हो, टी हो, कॉफी हो।
पहले लगभग 12% तक हमें टैरिफ देना पड़ता था, ड्यूटी देनी पड़ती थी ऑन टेक्सटाइल्स एंड अपैरल्स। टी एंड कॉफी पे लगभग 10%, अब उसको रिड्यूस करके 0 कर दिया गया है। वहीं जो यूके के प्रोडक्ट्स भारत में आते हैं, इंपोर्ट होते हैं, उन पे तो बहुत ज़्यादा टैरिफ रेट्स लगता था। फॉर एग्जांपल स्कॉच एंड विस्की, उन पे 150% तक टैरिफ रेट लगता था, उसको घटा करके 75% कर दिया जाएगा इमीडिएटली, और 10 साल बाद उसको 40% कर दिया जाएगा। सिमिलरली ब्रिटिश मेड कार्स, उनके ऊपर खूब सारा इंपोर्ट ड्यूटी लगता था 70 to 110%, उसको घटा करके 10% कर दिया जाएगा, बट आफ्टर 10 years एंड दैट टू अप टू अ सर्टेन लिमिट ओनली। तो ब्रिटेन को मेनली उनके स्कॉच, विस्की एज वेल एज कार्स पे रिड्यूस्ड टैरिफ रेट्स चाहिए था, जो उनको मिल गया है। तो दीज आर द प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड इन गुड्स। सामानों के खरीद बेच में भारत को क्या मिला, यूके को क्या मिला। भारत की ये सारी चीजें अब ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट हो पाएंगी यूके में, और यूके की ये सारी चीजें अब भारत में आ पाएंगी एट ए रिड्यूस्ड टैरिफ रेट। वहीं सर्विसेज की बात की जाए तो भारत को क्या बेनिफिट होगा, लगभग 1800 वीजास पर ईयर देगा यूके टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोफेशंस या प्रोफेशनल्स। फॉर एग्जांपल शेफ्स फ्रॉम इंडिया, योगा टीचर्स, क्लासिकल म्यूजिशियंस, इन सब की खूब डिमांड है यूके में, बट वीजा नहीं मिल पाता था, वर्क वीजा नहीं मिल पाता था। बट नाउ यूके विल प्रोवाइड स्पॉन्सर्ड वर्क वीजा फॉर दीज काइंड ऑफ पीपल, दीज काइंड ऑफ प्रोफेशनल्स। साथ ही साथ जो भारत से लोग जाते थे यूके में काम करने के लिए, इंडियन एम्प्लॉयज ट्रांसफर टू यूके अप टू 3 years, उनको यूके का नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन पे नहीं करना होगा। देखिए होता क्या था अभी तक कि आपकी कंपनी ने आपको यूके भेज दिया काम करने के लिए 2 साल 2.5 साल के लिए, आपको वहां जाने के बाद अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा कटवाना होता था टुवार्ड्स नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन। एंड चूंकि आप सिर्फ 2 साल 2.5 साल के लिए वहां काम करने गए हैं, तो आप वापस लौट के भी आ जाते थे, तो अल्टीमेटली आपको उसका कोई फायदा पेंशन में, रिटायरमेंट के बाद पेंशन में भी नहीं मिलता था, क्योंकि आप 2 साल 2.5 साल के लिए गए हैं। तो अब नियम क्या है कि 3 साल या उससे कम के लिए अगर कोई भारत से एम्प्लॉय जाता है यूके में काम करने के लिए, तो उसको नेशनल इंश्योरेंस में अपना सैलरी का कट नहीं देना होगा, अपनी सैलरी नहीं कटवानी होगी, क्योंकि वैसे भी उसको पेंशन तो मिलता नहीं। सो दीज आर द बेनिफिट्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू अक्रू टू इंडियन प्रोफेशनल्स हु आर गोइंग टू माइग्रेट टू यूके फॉर वर्क। एक तो उनको इजी वीजा मिल पाएगा, प्लस 3 साल तक के लिए अगर जॉब करने जा रहे हैं, ट्रांसफर हुआ है, तो उनको नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन नहीं देना है। यूके के जो बिजनेसेस हैं या प्रोफेशंस हैं, उनको क्या फायदा होगा सर्विस रिलेटेड। देखिए काफी टाइम से यूके या पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन के कई सारे देश क्या डिमांड कर रहे हैं कि वहां की जो लीगल फर्म्स हैं, जो लॉ रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, या अकाउंटेंसी फर्म्स हैं, उनको भारत में अलाउ किया जाए अपनी सर्विस प्रोवाइड कराना। देखिए भारत में क्या कानून है, क्या नियम है, ये यूके का एक लॉ फर्म तो आराम से पढ़ सकता है, समझ सकता है, ठीक है। उसने मान लीजिए भारत से ही कुछ लॉयर्स को हायर कर लिया, या अपने आके कुछ लॉयर्स को ट्रेन कर दिया भारत के नियम कानून के हिसाब से, लॉ के हिसाब से, और अब भारत में किसी कंपनी को, कॉरपोरेट को लीगल सजेशन चाहिए, तो वो यूके के लॉ फर्म को हायर कर सके, ऐसा ये लोग डिमांड कर रहे थे। या भारत के किसी कंपनी को अपना अकाउंटिंग करवाना है, तो यूके की किसी अकाउंटिंग फर्म को हायर कर सके। अभी तक ये अलाउड नहीं था। अभी तक अगर कोई भी लॉ रिलेटेड हमें सर्विसेज लेने हैं, तो भारत की ही लीगल कंपनी को हमें हायर करना था, भारत की अकाउंटिंग कंपनी को हायर करना होता था। लेकिन चूंकि अब दुनिया ग्लोबलाइज हो रही है, तो यूरोप के या यूके के जो लीगल फर्म्स या अकाउंटेंसी फर्म्स ये डिमांड कर रहे थे कि भारत के मार्केट को ओपन किया जाए फॉर सच सर्विसेज। आजकल तो ज़्यादातर लीगलाइज सर्विसेज ऑनलाइन ही मिल जाती हैं, अकाउंटेंसी सर्विसेज ऑनलाइन ही हो जाती हैं। जरूरत पड़ने पे कुछ लोग ऑन साइट आकर के काम कर सकते थे, लेकिन भारत के जो लॉयर्स हैं या लीगल फर्म्स हैं या अकाउंटेंट्स एंड अकाउंटेंसी फर्म्स हैं, ये इस डिमांड को काफ़ी टाइम से रजिस्ट कर रहे थे। लेकिन अब इस ट्रेड डील में बात ये हुई है कि इंडिया हैज़ अग्रीड फॉर ओपनिंग इट्स अकाउंटिंग, लीगल एंड फाइनेंशियल सर्विसेज टू यूके बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर्स, एंड दैट टू इन नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मैनर। मतलब अब उनको या भारत के किसी भी फर्म्स के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। सो नाउ
Legal firms from UK या accountancy firms from UK could also be hired by Indian corporates for legal as well as accountancy services. उसके अलावा रेगुलेटरी, हमने बात की ट्रेड रिलेटेड क्या फायदा होगा, ट्रेड इन गुड्स रिलेटेड क्या फायदा होगा, इन सब चीजों में भारत को फायदा होगा, इन सब चीजों में यूके को फायदा होगा। सर्विसेज में क्या फायदा होगा, भारत से लोग यूके जाके काम कर सकेंगे, यूके की कई सारे फर्म्स अब भारत में सर्विसेज दे पाएंगी। और तीसरा है रेगुलेटरी एंड ऑपरेशनल रिफॉर्म्स की। अब ये सब नियम बन तो गया, लेकिन इन नियमों को अच्छे से सीमलेस मैनर में बिना किसी हैसल के कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, तो इसके लिए तय किया गया है कि देयर विल बी पेपरलेस ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन। जो भी कस्टम रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन होंगे वो सब पेपरलेस मैनर में होंगे, डिजिटलाइज तरीके से होंगे। साथ ही साथ ब्रिटेन की जो कंपनियां होंगी दे वुड बी एबल टू सबमिट टेंडर फॉर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। सरकार भी कई सारे प्रोजेक्ट्स निकालती है, रोड बनाने का, रेलवे लाइन बचाने का, इस तरह के। तो जो भी नॉन सेंसिटिव, यानी कि जो भारत के नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स नहीं है, नॉन सेंसिटिव गवर्नमेंट टेंडर्स हैं और 200 करोड़ से ज़्यादा के टेंडर हैं, उसमें अब ब्रिटिश कंपनियां भी बिड सबमिट कर सकती हैं एज पर दिस न्यू ट्रेड डील। अब ये ट्रेड डील वैसे तो अच्छा है, इट विल बेनिफिट द बोथ साइड्स, वी कैन सी इट, बट इसके कुछ कंसर्न्स क्या है, व्हाट कुड बी द लीगल इश्यूज। पहले तो है लॉन्ग ड्रॉन टाइमलाइन। इसमें से बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो अपफ्रंट इंप्लीमेंट नहीं होंगे, इनको टाइम बाउंड फैशन में इंप्लीमेंट किया जाएगा ओवर पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यही देखा स्कॉच या विस्की पे एज वेल एज कार्स पे जो टैरिफ रेट्स है वो इंक्रीमेंटल तरीके से रिड्यूस की जाएंगी। ओवरऑल इट विल बी इफेक्टिव ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। दूसरा, मेनली इसमें जो भारत को फायदा होने वाला है ट्रेड इन गुड्स में, वो ऐसी सेक्टर्स में होने वाला है जहां पे एमएसएमई सेगमेंट्स काफी ज्यादा एक्टिव हैं, जैसे टेक्सटाइल, अपैरल्स, लेदर। तो एमएसएमई सेक्टर्स को फायदा हो सकता है फ्रॉम दिस इंडिया यूके ट्रेड डील, जो भारत के एमएसएमईज हैं। लेकिन उसको अवेयर भी तो करना होगा। एमएसएमईज की प्रॉब्लम ही यही है कि दे आर मेनी ऑफ देम आर नॉट वेरी फॉर्मल, उन तक इंफॉर्मेशन भी तो पहुंचाना होगा। तो क्रिएटिंग अवेयरनेस फॉर एमएसएमई इज गोइंग टू बी अ चैलेंज या इशू फॉर इंडिया इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट बेनिफिट फ्रॉम दिस इंडिया यूके ट्रेड डील। तीसरा है इशू ऑफ कार्बन बॉर्डर टैक्स या कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। देखिए, सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं व्हाट इज कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ये कॉन्सेप्ट मेनली लेकर के आया यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के देशों ने फैसला क्या किया है, 27 देशों ने, कि कोई भी दूसरा देश जो यूरोपियन यूनियन के बाहर का देश है वो कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाता है, जैसे स्टील बनाता है, सीमेंट बनाता है, और उसको वो नॉन एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड से बनाता है, यानी कि उसमें कोल बर्न करके पावर का इस्तेमाल करता है। इस तरीके से ज़्यादा ज़्यादा अगर ग्रीन हाउस गैस इमिशन करके अगर हम लोग कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि स्टील, सीमेंट एंड ऑल, तो उन प्रोडक्ट्स को अगर यूरोपियन कंट्रीज अपने देश में इंपोर्ट करेंगे तो अपार्ट फ्रॉम बेसिक इंपोर्ट ड्यूटी उनके ऊपर एक एडिशनल टैक्स लगाया जाएगा जिसको कहा जाएगा कार्बन टैक्स। ये कार्बन टैक्स का कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है बाय द कंट्रीज ऑफ यूरोपियन यूनियन इन ऑर्डर टू disincentivize countries worldwide from using environmentally non-friendly mechanisms of industrial production। तो ये जो कार्बन बॉर्डर टैक्स का कॉन्सेप्ट है, इसका टेक्निकल नाम है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ये ओरिजिनली कॉन्सेप्ट तो है यूरोपियन यूनियन का, बट इवन यूके इज प्लानिंग टू ब्रिंग सिमिलर काइंड ऑफ लॉ फॉर इट्स ओन कंट्री फ्रॉम 2027। और ये जो इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी साइन हुआ है उसमें कहीं पे भी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के केस में क्या होगा, भारत की कंपनियों को कोई रिलीफ दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। सो देयर इज नो टॉक अबाउट कार्बन बॉर्डर टैक्स इन दिस इंडिया यूके ट्रेड डील, दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। लेकिन हाँ, ओवरऑल पॉजिटिव एस्पेक्ट्स तो हैं ही कंसर्न्स के अलावा। फायदा ऑफ कोर्स होगा। भारत को क्या फायदा होगा कि दिस इज नाउ इंडियाज फर्स्ट मेजर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ अ यूरोपियन कंट्री। किसी भी मेजर यूरोपियन कंट्री के साथ एक पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है भारत का। अब ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत ने साइन कर लिया यूके के साथ, दिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसका नाम असल में क्या है, सीटा, दिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विल एक्ट एज ए टेम्पलेट, अ बेसिक डॉक्यूमेंट फॉर नेगोशिएटिंग विथ यूएस एंड यूरोपियन यूनियन। भारत के जो नेगोशिएटर्स हैं वो यूएस एंड यूरोपियन यूनियन दोनों के साथ अभी साइमल्टेनियसली नेगोशिएशन चल रहा है टू फाइनलाइज
ट्रेड डील विथ यूएस एज वेल एज यूरोपियन यूनियन। तो अब ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है यूके के साथ, इट विल प्रोवाइड एज अ बेसिस या टेम्पलेट फॉर साइनिंग सिमिलर काइंड ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ यूएस एंड यूरोपियन यूनियन। भारत के जो MSMEs हैं mainly in the field of textile and apparels, now they will have advantage in terms of export in UK as comparison to exporters from Bangladesh and Vietnam. Mainly बांग्लादेश और वियतनाम के जो एक्सपोर्टर्स हैं इन द फील्ड ऑफ टेक्सटाइल एंड अपैरल वो भारत के एक्सपोर्टर्स को चैलेंज करते हैं, बट अब यूके में भारत के एक्सपोर्टर्स को एडवांटेज होगा। तो इससे ओवरऑल भारत के अंदर MSME सेक्टर को बूस्ट मिलने वाला है। यूके के लिए भी ये फायदे का सौदा है, क्योंकि जब से ब्रेक्सिट हुआ है साल 2020 से, जब से ब्रेक्सिट का मतलब ब्रिटेन यूके हैज कम आउट ऑफ यूरोपियन यूनियन, 28 कंट्रीज का ये जो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ग्रुपिंग था यूरोपियन यूनियन, उसमें से ब्रिटेन निकल आया और अब ये 27 कंट्रीज का ग्रुपिंग बच गया यूरोपियन यूनियन, और ब्रिटेन्स एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन इज नोन एज ब्रेक्सिट। तो तब से ब्रिटेन इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर क्रेडिबल स्टेबल ट्रेड पार्टनर जिसके साथ वो अपने ट्रेड को नॉर्मलाइज कर पाए, क्योंकि जो उसको डैमेज हुआ है, इकोनॉमिक डैमेज आप कह सकते हैं, आफ्टर पुलिंग आउट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, उसको कंपनसेट करने के लिए ब्रिटेन वाज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ स्टेबल ट्रेड पार्टनर एंड इंडिया हैज प्रोवाइडेड दैट अपॉर्चुनिटी टू द ब्रिटेन। सो नाउ ब्रिटेन को भी एक फायदा होगा, भारत के साथ ट्रेड करेगा तो उसकी इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी थोड़ी खराब हो गई थी पोस्ट ब्रेक्सिट, वो अब अवॉइड हो पाएगी, उसकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अब कंसोलिडेट हो पाएगी। तो ब्रिटेन के लिए भी ये फायदा है, स्पेशली पोस्ट ब्रेक्सिट। नाउ इट विल बी एबल टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ ब्रेक्सिट। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के ऊपर ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मेंस में आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है अबाउट दिस इंडिया यूके सीटा। बेसिक सा ही प्रश्न है जो हमने डिस्कशन किया, उसके बेसिस पे आप सीधा सीधा इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। न्यूज ये है कि भारत सरकार ने नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल को रखा है इन लोकसभा। बहुत बार कोई बिल अभी पास भी नहीं हुआ होता है, कानून नहीं भी बना होता है, फिर भी उसका प्रोज एंड कॉन्स मेंस एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो एक बार जरा देख लेते हैं नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल के बारे में। इसमें वैसे तो कई सारे प्रोविजंस हैं, बट दो मेन एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लाए गए हैं विद रिस्पेक्ट टू मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया। पहला, एक नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड बनाया जाएगा। इट विल बी अ सेबी लाइक स्टैट्यूटरी बॉडी, जैसे सेबी पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट को, सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करता है, स्टॉक एंड बॉन्ड मार्केट को रेगुलेट करता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉडी है। वैसे ही भारत के अंदर जितने भी रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स फेडरेशन हैं, 56 टाइप के रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स फेडरेशन इंक्लूडिंग BCCI, उन सब को रेगुलेट करेगा नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड। मतलब उनके लिए पॉलिसीज बनाएगा, नियम बनाएगा जो इन स्पोर्ट्स बोर्ड्स को मानना होगा, स्पोर्ट्स फेडरेशंस को मानना होगा। तो एक सेंट्रलाइज्ड रेगुलेटरी बॉडी आ रही है जो तमाम स्पोर्टिंग फेडरेशन को रेगुलेट करेगा। उस सेंट्रलाइज्ड रेगुलेटरी बॉडी का नाम होगा नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड। उसके अलावा एक नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा जिसका मेन काम होगा टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन एथलीट्स, फेडरेशन, इलेक्शन रिलेटेड मैटर्स में अगर कोई डिस्प्यूट हो गया तो अक्सर एथलीट्स और फेडरेशन के बीच में डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। एथलीट्स एलिगेशन लगाते हैं कि उनके साथ मिसट्रीटमेंट हुआ है, फेडरेशन एलिगेशन लगाते हैं कि एथलीट इनडिसिप्लिन्ड है। ये सब डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए देयर विल बी नेशनल ट्रिब्यूनल, स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल, एंड अपील अगेंस्ट द नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल कैन ओनली बी टेकन अप इन अ सुप्रीम कोर्ट, इन द सुप्रीम कोर्ट। तो ये दो सबसे महत्वपूर्ण प्रोविजन है विद रिस्पेक्ट टू स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। एक अलग से बोर्ड होगा एंड देयर विल बी अ ट्रिब्यूनल टू रिजॉल्व डिस्प्यूट। लेकिन उसके अलावा भी कुछ और इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। नेशनल स्पोर्ट्स इलेक्शन पैनल, तो अब जितने भी भारत के स्पोर्टिंग फेडरेशन हैं सब में जो टॉप मोस्ट पोजीशन है उसके लिए इलेक्शन होगा, और इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर तरीके से कराने के लिए देयर विल बी अ सेपरेट पैनल, इलेक्शन पैनल। और वो उस इलेक्शन पैनल में जो इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स होंगे या जिनको भी इलेक्शन रिलेटेड एक्सपीरियंस रहा है उन्हीं को उसका मेंबर बनाया जाएगा। सीनियर इलेक्शन ऑफिशियल्स इलेक्शन कमीशन के या स्टेट लेवल के, उन्हीं को उसका मेंबर बनाया जाएगा नेशनल स्पोर्ट्स इलेक्शन पैनल का। और फिर फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शन करवाया जाएगा फॉर द टॉप मोस्ट पोजीशन इन एवरी स्पोर्ट्स फेडरेशन अक्रॉस द कंट्री। उसके अलावा हर एक स्पोर्ट्स फेडरेशन में, चाहे रेसलिंग हो, चाहे बैडमिंटन हो, चाहे हॉकी हो, हर एक स्पोर्ट्स फेडरेशन में
एक एथलीट कमिटी होगी। उस एथलीट कमिटी के अंदर देयर विल बी मेंबर्स फ्रॉम स्पोर्ट्स ओनली, वो भी वो मेंबर जिन्होंने स्पोर्ट्स के फील्ड में आउटस्टैंडिंग मेरिट अर्न किया। यानी कि हर एक फेडरेशन के अंदर देयर विल बी एथलीट कमिटी, जिसमें उस खेल से जुड़े हुए जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ आउटस्टैंडिंग मेरिट, वो उस एथलीट कमिटी के मेंबर होंगे। नहीं तो होता क्या है कि स्पोर्ट्स फेडरेशन, उसके अंदर जितने भी एग्जीक्यूटिव कमिटीज होती हैं, सबको पॉलिटिशियंस लोग कवर कर लेते हैं, सब में पॉलिटिशियंस लोग ही उसके हेड बन जाते हैं। अब पॉलिटिशियन लोगों को कितना पता है खेल के बारे में, and that is the reason why they are not able to manage that particular sports in good manner। तो अलग अलग तरीके के स्पोर्ट्स का अपना स्पोर्टिंग फेडरेशन है, बैडमिंटन का अपना फेडरेशन है, हॉकी का अपना फेडरेशन है। अब फेडरेशन का जो चीफ होगा वो एक पॉलिटिशियन हो सकता है, बट वो पॉलिटिशियन भी कैसे चुना जाएगा? आफ्टर अ प्रॉपर इलेक्शन प्रोसीजर, और इलेक्शन करवाने के लिए देयर विल बी अ सेपरेट इलेक्शन पैनल। लेकिन हर एक स्पोर्टिंग फेडरेशन में, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन में एक एथलीट कमिटी होगी, और उस एथलीट कमिटी में सिर्फ और सिर्फ आउटस्टैंडिंग मेरिट वाले स्पोर्ट्स पर्सन ही होंगे। सो हॉकी में तो जो आउटस्टैंडिंग मेरिट वाले हॉकी स्पोर्ट्स पर्सन हैं, धनराज पिल्ले एंड ऑल, वो लोग रहेंगे। और साथ ही साथ एथलीट कमिटी के अंदर आउटस्टैंडिंग मेरिट वाले तो स्पोर्ट्स पर्सन होंगे ही, बट इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि एटलीस्ट 4 वुमेन विल बी देयर इन द कमिटी। विमेन को एथलीट कमिटी में इसलिए डाला जा रहा है ताकि सेक्सुअल हरासमेंट इन स्पोर्ट्स, इस तरीके के कंसर्न्स को एड्रेस किया जा सके। ये ओवरऑल जो नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल लाया जा रहा है, इसको देखा जाना चाहिए इन लाइन विथ कंट्रोवर्सी दैट हैपेंड अबाउट 2 years अगो इन रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ ब्रिज भूषण शरण सिंह के अगेंस्ट भारत के टॉप रेसलर्स धरने देने पे बैठ गए। उनके ऊपर मेन एलिगेशन क्या था कि सेक्सुअल हरासमेंट में एंगेज हुए हैं अगेंस्ट मेनी ऑफ द यंग बडिंग ऑफ रेसलिंग स्पोर्ट्स विमेन। तो इसके बाद से मेनली स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को लेकर के सैनिटेशन का डिस्कशन शुरू हुआ था कि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट जिस तरीके से हमारे देश में होता है, अलग अलग स्पोर्टिंग फेडरेशन जिस तरीके से मैनेज होता है, उसको क्लीन करना है। क्योंकि वो प्रोटेस्ट काफी लंबा चला था, कई सारे जो टॉप मोस्ट, आप देख सकते हैं बजरंग पूनिया एंड ऑल, टॉप मोस्ट विनेश फोगाट एंड ऑल, ये सब टॉप मोस्ट रेसलर्स, ये सब कई दिनों तक धरने पे बैठे रहे थे। तो उसके बाद से स्पोर्टिंग फेडरेशन एंड उनके मैनेजमेंट को सैनिटाइज करने का काम शुरू हुआ था। उसी लाइन में आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर बिल को, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल को। तो अब इस नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल के अंदर देयर विल बी इन एवरी स्पोर्टिंग फेडरेशन एंड एथलीट कमिटी। एथलीट कमिटी के अंदर स्पोर्ट्स पर्सन को तो रिप्रेजेंटेशन मिलेगा ही, साथ ही साथ कम से कम 4 विमेन होंगी। उसके अलावा जो टॉप मोस्ट पोजीशन होल्ड करने वाले जो मेंबर होंगे, चीफ ऑफ एनी स्पोर्टिंग फेडरेशन, वो मैक्सिमम 12 साल तक या 3 कंसेक्यूटिव टेन्योर तक ही रह सकते हैं, उसके आगे नहीं रह सकते। एज की भी लिमिट लगाई गई है 70 years, विच इन सम केसेस कैन बी एक्सटेंडेड टू 75 इफ सम इंटरनेशनल लॉ या रूल्स विथ रिस्पेक्ट टू ओलंपिक्स एंड ऑल रिक्वायर्स। अदरवाइज कोई भी आदमी बहुत लंबे समय तक किसी भी स्पोर्टिंग फेडरेशन का चीफ नहीं बना रहेगा। 12 साल, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स या एज लिमिट ऑफ 70, विच इन सम स्पेशल केसेस कैन बी एक्सटेंडेड टू 75। And now all the sporting federation in the country will be under RTI Act। ये भी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है इस बिल का। आपसे मेंस में ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि द नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल एम्स एट ट्रांसपेरेंसी इन स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया बट इट हैज सम इनहेरेंट इश्यूज आल्सो। बेसिकली आपसे प्रोज एंड कॉन्स पूछ रहा है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पूछ रहा है। जो हमने डिस्कशन किया उसके बेसिस पे आराम से आप इस आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। Next topic is about ICJ on climate conventions, important from our syllabus GS paper through environment point of view। देखिए कुछ ही दिनों पहले हमने ICC और ICJ दोनों के बारे में थोड़ा रिवाइज किया था। ICC मैंने आपको बताया था रोम स्टैट्यूट की मदद से बना है। इट टेक्स अप केसेस अगेंस्ट इंडिविजुअल्स या इंस्टीट्यूशंस फॉर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड ऑल। उस दिन मैंने थोड़ा सा ICJ के बारे में बताया था, आज फिर बता रहा हूँ। ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, it is one of the 6 principal organs of United Nations and it is in fact judicial wing of United Nations। ये 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस के। इसके बारे में भी हमने 1-2 दिनों पहले देखा था जब यूनेस्को के बारे में हम देख रहे थे।
वहां पे देखा था कि कैसे वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन, दैट इज यूनाइटेड नेशन इकोसॉक, इट कोऑर्डिनेट्स विद 17 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस, उसमें से एक था यूनेस्को। तो वहां भी हमने देखा था कि यूनाइटेड नेशंस के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन हैं, उसमें से एक प्रिंसिपल ऑर्गन है आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इट इज बेसिकली नोन एज जुडिशियल विंग ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इट इज लोकेटेड एट पीस पैलेस इन द हेग, नीदरलैंड्स। यहीं पे आईसीसी भी लोकेटेड है। इट इज ओनली द प्रिंसिपल ऑर्गन, इट इज द ओनली प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन विच इज नॉट लोकेटेड इन न्यूयॉर्क सिटी। बाकी के जो 5 प्रिंसिपल ऑर्गन हैं यूनाइटेड नेशंस के, दे आर लोकेटेड इन न्यूयॉर्क सिटी। प्रिंस पर्सपेक्टिव से आपको याद रखना है कि इंग्लिश एंड फ्रेंच आर ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ICJ has 15 judges who are elected for 9-year terms by United Nations General Assembly and Security Council, which vote simultaneously but in separate manner। तो ये सब प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से याद रखना है, प्रीलिम्स के टाइम में फिर रिवाइज करेंगे। ICJ के अंदर किसी वक्त 15 जजेज होते हैं, 9 साल के टर्म्स के लिए उनको चुना जाता है। ICJ का फंक्शन देखा जाए, ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मेन काम है टू सेटल डिस्प्यूट बिटवीन वर्ल्ड कंट्रीज, those kind of disputes that arises because of some international law या convention। कोई भी इंटरनेशनल कानून है, अगर उस इंटरनेशनल कानून को कोई एक देश वायलेट कर रहा है तो दूसरा देश उस वायलेटिंग कंट्री के खिलाफ केस कर सकता है एट ICJ। एंड इस मामले में द डिसीजन ऑफ ICJ इज बाइंडिंग। यहीं पे मैंने आपको बताया था 4-5 दिनों पहले की बात है, तो आई होप यू आर एबल टू रिकॉल कुलभूषण जाधव का केस, वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर एक्सेस। कुलभूषण यादव को जब पाकिस्तान ने अरेस्ट कर लिया था तो भारत ने एक्सेस डिमांड की थी कि भारत के जो ऑफिसर्स हैं उनको मिलने दिया जाए कुलभूषण यादव जी से। पाकिस्तान ने मना कर दिया तो भारत ने केस किया था ICJ में अगेंस्ट पाकिस्तान कि पाकिस्तान इज वायलेटिंग एन इंटरनेशनल लॉ दैट इज वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर एक्सेस। और पाकिस्तान वो केस हारा था। उसके बाद इंडियन ऑफिसर्स को अलाउ किया गया था टू मीट कुलभूषण यादव जी एंड फ्रेम हिज डिफेंस आर्ग्यूमेंट्स। तो आई होप आपको याद आ रहा होगा कि ICJ हेल्प्स इन सेटलिंग डिस्प्यूट बिटवीन वर्ल्ड कंट्रीज, डिस्प्यूट्स अराइजिंग फ्रॉम सम इंटरनेशनल लॉ। और इस मामले में जो ICJ का फैसला है, इट इज बाइंडिंग ऑन मेंबर कंट्रीज, बट ICJ ऑल्सो गिव्स एडवाइजरी ओपिनियन ऑन सम लीगल क्वेश्चंस। जैसे कोई इंटरनेशनल लॉ है, उसको लेकर के अगर कोई एम्बिग्विटी है, कोई डाउट है कि ये प्रोविजन क्या है, कैसे है, तो उस केस में सम मेंबर कंट्री कैन सीक सम एडवाइस फ्रॉम ICJ। जैसे हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट का काम होता है। सुप्रीम कोर्ट वैसे तो फैसले भी सुनाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को कई बार प्रेसिडेंट जो है वो रेफरेंशियल तरीके से पूछा भी जाता है, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के थ्रू, अगर संविधान में कहीं कोई एम्बिग्विटी है। तो वैसे ही ICJ 2 देशों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो तो उसको रिजॉल्व भी करता है, वहां पे उसका फैसला बाइंडिंग है। और ICJ जो है किसी इंटरनेशनल लॉ से संबंधित कुछ एडवाइजरी ओपिनियन भी देता है अगर उससे पूछा जाए तो, बट यहाँ पे उसके जो सजेशंस है दे आर नॉन बाइंडिंग। अब करंट न्यूज को समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड समझा जाए। साल 2022 में एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है वानुआतू, उसके एक रिजोल्यूशन के बेसिस पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, दिस प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन, यहाँ पे सारे जो मेंबर कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशन के 193 मेंबर कंट्रीज, सबको रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है, छोटे बड़े सारे देशों को। तो यहीं पे एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है वानुआतू, उसके एक रिजोल्यूशन के बेसिस पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रिजोल्यूशन पास किया। रिजोल्यूशन प्रपोज किया था वानुआतू ने, फिर वोटिंग के बाद वो रिजोल्यूशन पास हुआ। उस रिजोल्यूशन की मदद से मेनली ICJ से पूछा गया, उसके इस एडवाइजरी ओपिनियन वाले फंक्शन को एक्सप्लोर करते हुए उससे पूछा गया कि जो भी इंटरनेशनल लॉ है विथ रेस्पेक्ट टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज, जैसे कि पेरिस एग्रीमेंट, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी या यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये जो भी इंटरनेशनल लॉज हैं ये ICJ से पूछा गया, ये ऑप्शनल है या लीगल है। मतलब देशों को इनको मानना उनके लिए एक ऑप्शन है या उनको मैंडेटरी तरीके से मानना ही होगा, लीगल है। और अगर ये लीगल है, इफ दे आर लीगल,
तो अगर कोई देश उसके नियम को वॉयलेट कर रहा है, इन्वायरमेंट रिलेटेड या क्लाइमेट चेंज रिलेटेड अगर कोई कानून है इंटरनेशनल लेवल पे, तो पहला सवाल तो ये है कि क्या ये मैंडेटरी है या ऑप्शनल है। और अगर मैंडेटरी या लीगल है तो उस केस में अगर कोई देश इस कानून को नहीं मानता है तो क्या कंसिक्वेंसेज हो सकते हैं अगेंस्ट दैट कंट्री। ये सवाल उठाया गया था 2022 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा, आफ्टर ए रेजोल्यूशन वाज पास्ड एट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। दैट रेजोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय या लेड बाय वनुअतु, अ स्मॉल आइलैंड कंट्री। अब जाकर के लगभग 3 साल बाद आईसीजे ने इस पे फैसला सुनाया है। पहले प्रश्न का जवाब देते हुए आईसीजे ने कहा है कि सच इंटरनेशनल लॉ विथ रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज आर लीगल ऑब्लिगेशन, दे आर मैंडेटरी। और दूसरे सवाल का जवाब देते हैं कि व्हाट वुड बी द कंसिक्वेंसेस फॉर अ कंट्री विच डज नॉट फॉलो द लॉ। तो उस केस में उस देश के खिलाफ फिर फाइन लगाया जा सकता है। द कंट्री में बी रिक्वायर्ड टू पे कंपनसेशन इफ दे फेल टू एक्ट। तो पेरिस क्लाइमेट डील को अगर कोई देश नहीं मानता है तो उस केस में आईसीजे के हिसाब से तो उसके ऊपर फाइन लगाया जाना चाहिए। बट याद रहे आईसीजे का ये जो दूसरा वाला फंक्शन है, इट्स एन एडवाइजरी ओपिनियन ओनली। द ओपिनियन गिवन बाय आईसीजे इज नॉट बाइंडिंग। बट हाँ, अब जब आईसीजे ने ये कह दिया है कि दुनिया के सारे देशों को मैंडेटरी तरीके से मानना चाहिए इंटरनेशनल लॉ विथ रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट, और अगर वो वायलेट करते हैं तो उनके ऊपर फाइन लगना चाहिए। जब आईसीजे ने कह दिया है तो इससे क्या है कि आने वाले टाइम में जो क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड नेगोशिएशंस हैं उसमें थोड़ी सिंसियरिटी दिखाएंगे मेंबर कंट्रीज और थोड़ी सी उनकी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होगी होपफुली। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए इसी महीने 7 तारीख को 7 जुलाई को इन 2025 इटसेल्फ हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड डिटेल डिस्कशन किया कि क्या होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज। उनका डेफिनेशन भी देखा कि दे आर क्रिएटेड with the common goal and run in a democratic manner. I just hope you are able to recall that. ILO का डेफिनेशन भी देखा था अबाउट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, वहां पे अमूल का एग्जांपल हमने देखा था। तो आज हम लोग उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं अबाउट कोऑपरेटिव्स, डायरेक्टली विल जंप टू द करंट न्यूज। न्यूज ये है कि हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी, हु इज ऑल्सो इन चार्ज ऑफ यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव्स, उन्होंने एक नई पॉलिसी रिलीज की है जिसका जो अभी से कोऑपरेटिव सोसाइटीज को मैनेज करने के लिए यूज की जाएगी। दैट मीन्स यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स हैज रिलीज्ड नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025। ये जो नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025 रिलीज किया गया है, इट इज ऑल्सो टू कॉमेमोरेट, इट इज ऑल्सो टू रिकॉग्नाइज that United Nations has declared year 2025 as International Year of Cooperatives with the theme Cooperatives Build a Better World। यूनाइटेड नेशंस ने साल 2025 को डिक्लेयर किया इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव। तो उसी लाइन में फिर भारत सरकार ने भी एक्ट करते हुए अडॉप्ट कर लिया है नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025। तो नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025 में क्या क्या लक्ष्य रखे गए हैं कोऑपरेटिव सेक्टर्स के लिए, ये आपको सीधा सीधा मेंस के लिए याद रखना है। सीधा सीधा आपको पॉइंट्स लिखने में काम आएगा कि एज पर नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025 अगले 9 से 10 सालों में बाय 2034 लक्ष्य ये है कि कोऑपरेटिव सेक्टर का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इंडियाज जीडीपी को 3 गुना बढ़ा देना है। ट्रिपल द कोऑपरेटिव सेक्टर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इंडियाज जीडीपी। बाय 2034 50 करोड़ एक्टिव मेंबर्स होने चाहिए इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ऐसा लक्ष्य है इस नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025 का। साथ ही साथ अगले 5 सालों में एवरी विलेज शुड हैव एटलीस्ट 1 कोऑपरेटिव यूनिट, और फरवरी 2026 तक देयर शुड बी 2 लाख प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज विच इज ए काइंड ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो रूरल एरियाज में फार्मर्स को लोन देते हैं, क्रेडिट देते हैं, that too at a very concessional rate as compared to any other financial institutions, even ग्रामीण बैंक। तो 2 लाख प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज हो जाएंगे बाय फरवरी 2026। ये लक्ष्य रखा गया है अंडर नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025। साथ ही साथ इस नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025 में ये भी कहा गया है कि अब कोऑपरेटिव सेक्टर्स विल बी एक्सपैंडेड इन
नॉन ट्रेडिशनल एरियाज एज वेल। अभी तक ट्रेडिशनली कोऑपरेटिव सेक्टर्स किस एरियाज में काम करते रहे? मिल्क सेक्टर में, नहीं तो एग्रीकल्चर सेक्टर में। लेकिन नाउ दे विल बी एक्सपैंडेड, कोऑपरेटिव सोसाइटीज विल बी एक्सपैंडेड इनटू नॉन ट्रेडिशनल एरियाज आल्सो। फॉर एग्जांपल सहकार टैक्सी इनिशिएटिव, यानी कि कोऑपरेटिव टैक्सी इनिशिएटिव विल बी ब्रॉट, जहां पे द प्रॉफिट विल डायरेक्टली गो टू द ड्राइवर्स। जैसे अमूल में द प्रॉफिट डायरेक्टली गो टू द मिल्कमैन, वैसे ही सहकार टैक्सी इनिशिएटिव में प्रॉफिट विल डायरेक्टली गो टू ड्राइवर्स। ग्रीन एनर्जी को भी डेवलप किया जाएगा अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। सोलर पैनल एनर्जी, विंड एनर्जी या बायोगैस प्रोडक्शन किया जाएगा। इंश्योरेंस सेक्टर में भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज अब घुसेंगे। तो ये सब नॉन ट्रेडिशनल एरियाज हैं जहां पे अभी तक कोऑपरेटिव सोसाइटीज नहीं थे। नाउ देयर आल्सो यू विल सी कोऑपरेटिव सोसाइटीज। भारत के कुछ सक्सेसफुल कोऑपरेटिव्स के नाम मैंने यहाँ दिए हैं, याद रखिएगा आप। अमूल, डेयरी सेक्टर में इफको, फर्टिलाइजर में कर्नाटका मिल्क फेडरेशन, डेयरी में अगेन इंडियन कॉफी हाउस सोसाइटी, कंज्यूमर या रेस्टोरेंट सेगमेंट में कोऑपरेटिव। तो ये सब कुछ सक्सेसफुल एग्जांपल्स है कोऑपरेटिव के। कोऑपरेटिव से रिलेटेड अगर मेंस में प्रश्न आ जाए तो कुछ बेसिक डाटा याद रखिए इन ऑर्डर टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव। भारत में लगभग 8.44 लाख कोऑपरेटिव्स फंक्शनल हैं, वर्किंग अक्रॉस 30 सेक्टर्स। रूरल एरियाज में क्रेडिट देने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए। 20% ऑफ रूरल क्रेडिट, यानी कि गांव में जो लोगों को लोन की जरूरत होती है, 20% तक द रूरल क्रेडिट इज मेड थ्रू रूरल कोऑपरेटिव सोसाइटी, दैट इज प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं विच हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव्स। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था, कोऑपरेटिव्स का डेफिनेशन, क्या रोल प्ले करते हैं, किस किस तरीके के हैं, हिस्ट्री एंड ऑल, मैं ऑलरेडी 7 जुलाई के न्यूज़पेपर एनालिसिस में कवर कर चुका हूं, तो आज मैंने इसको नहीं किया। बस आज करंट न्यूज डिस्कस करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कोऑपरेटिव से रिलेटेड ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। प्रसाद स्कीम और स्वदेश दर्शन स्कीम में दोनों के जो एसेंस हैं उसको रिवर्स किया हुआ है यहाँ पे, यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। आईयूसीएन से रिलेटेड दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। सीएम फ्लाइट में, तो सीधा सीधा जवाब होगा ऑप्शन बी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।